पृथ्वी, पृथ्वी हमारी धरती माता। तो जब मैं पृथ्वी पर आ रहा था, जब मैं चांद से पृथ्वी पर चला, अब मैंने 3 लाख किलोमीटर का सफर कर लिया, 3,82,000 का। थोड़े से जब मैं ऊपर हूं तो मेरे को दिखा पृथ्वी। तो पृथ्वी का मैं देख रहा हूं आकार, क्या है? आकार कैसा है? कैसा है? मेरे मन में आया पृथ्वी कैसी दिख रही। जैसे जैसे पास आ रहा हूं तो मेरे को दिख रही कि मैंने कल्पना की थी पृथ्वी गोल होगी। कैसी होगी? गोल। लेकिन पृथ्वी तो गोल है ही नहीं है। पृथ्वी में कुछ खुरदरे ऐसे 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 गड्ढे से बने हैं, है ना? ऐसी लगभग लगभग इस प्रकार से पृथ्वी है। कैसी है? ऐसी है पृथ्वी, गोल नहीं है। पृथ्वी ऐसी है। इस आकृति को मैं बोल देता हूं जियोड। जियोड प्रकार की इसकी आकृति है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड प्रकार की है, जियोड। ठीक है, हिंदी में इसको लक्ष्यबद्ध, क्या बोलते हैं? लक्ष्यबद्ध प्रकार की आकृति है। तो हमारे लोगों ने क्या किया, पृथ्वी को समझने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइन बना दी। कैसी बना दी? ऐसी। जो हिस्सा उठा था उसको नीचे कर दिया, जो नीचे था उसको ऊंचा कर दिया। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड लाइन मान ली। अब क्या हो गई हमारी पृथ्वी? गोल हो गई। कर दी गोल हमने, बस। यही काम साइंटिस्टों ने किया था, पृथ्वी को गोल कर दिया। ठीक है, क्लियर है? पृथ्वी को गोल कर दिया। तो मैंने देखा कि चलो पृथ्वी जियोड प्रकार की है। आकार कैसा है पृथ्वी का? तो जियोड, जियोड प्रकार का है या लक्ष्यबद्ध प्रकार का है। अच्छा, जब मैं पृथ्वी पर आ रहा हूं, समझते इस चीज को। आप लिखने में ज्यादा ध्यान मत रखना, लिखा लिखा है तो बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, दुनिया की किताबें बाजार में, है ना? बड़े बड़े राइटर्स हैं, नेट में मिल जाएगा। इंस्टा में कौन कितने डालते रहते लोग। समझना चाहिए, समझोगे तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। जब मैं पृथ्वी से आ रहा हूं तो मैंने देखा है कुछ रेखाएं हैं पृथ्वी के ऊपर। क्या है? रेखाएं। कुछ रेखाएं हैं पृथ्वी के ऊपर। उन रेखाओं में कुछ खड़ी है, कुछ पड़ी है, पड़ी है। ठीक है, मैंने किसी से पूछा कि ये खड़ी पड़ी रेखा क्यों है, क्या है? तो उसने बोला भैया ये काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक मीन्स इमेजिनरी, इमेजिनरी, माना। जैसे मान लेते हैं ना x का मान 100 है, a बराबर b, कुछ भी फार्मूला लेके चलते, ऐसी हमने माना रेखा है। तो क्या है? काल्पनिक रेखा है, लेकिन हमें उन रेखाओं को समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो कुछ खड़ी और कुछ पड़ी रेखाएं पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, अब हम वापस देखते हैं किस प्रकार की वो रेखाएं है कैसी? काल्पनिक। क्लियर है? काल्पनिक। उसका नाम और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। खड़ी, खड़ी मतलब कैसी? ऐसी। खड़ी रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश, सॉरी देशांतर। खड़ी रेखाओं को हम कहेंगे देशांतर। इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। पड़ी हुई रेखा है जो सो रही है उनको क्या बोलेंगे? अक्षांश, अक्षांश। लैटिट्यूड इंग्लिश में इनको कह देंगे। क्लियर है? पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक रेखाएं खड़ी है, दूसरी पड़ी है। ये रेखाएं सिर्फ इमेजिनरी लाइन, नहीं तो कर्क रेखा ढूंढने चले जाओ। कहाँ है कर्क रेखा? उधर विदिशा जाना भोपाल से, तो भोपाल और विदिशा के बीच में एक पत्थर गड़ा है इतना बड़ा, इतना, उसमें लिखा कर्क रेखा। मैं ढूंढ रहा था वो कहाँ कर्क रेखा है, दिखी नहीं। फिर पता चला यार ये तो काल्पनिक रेखा है, तो ढूंढना मत। ठीक है, हाँ। तो क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। क्यों है? क्योंकि आगे आप समझोगे इनका महत्व कितना बड़ा है। कुछ खड़ी रेखाएं हैं, कुछ पड़ी रेखाएं। जो खड़ी रेखाएं उनको बोलते हैं देशांतर, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। कुछ पड़ी रेखाएं हैं, पड़ी रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल। खड़ी, पड़ी, पड़ी मतलब लेटी, खड़ी मतलब लंबी, लॉन्गिट्यूड। क्लियर है? ओके, इसको साफ कर रहा हूं मैं। तो पृथ्वी पर कुछ रेखाएं हैं। सर इनका काम क्या रहता है? हाँ बताऊंगा मैं काम, वही तो आ रहा है उधर ही। अभी पूरी पिक्चर बता दूंगा तो फिर मतलब क्या? देखा, जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज होती है। जिज्ञासा क्या करती है आदमी में? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित करती है जिज्ञासा। ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए। तो जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज है। जब तक आप अपने दिमाग में जिज्ञासा नहीं लाओगे ना, क्या रहोगे? ऐसे बैठ रहोगे लाफिंग बुद्धा की तरह। किसी ने हंसा, कोई कॉमेडी सुनाई, हंस दिया, किसी ने सीरियस हो गए,
तो लौकिक बुद्धा नहीं बनना, जिज्ञासु बनना है, ठीक है, विकास की तरह, गुण विकास, ठीक है। डालिंग दे दो फिर, चलो एक पेन और, हाँ हम देखते हैं ये हमारी अर्थ है, कैसी है अर्थ, ठीक है, मान लेना, नहीं तो ये बोलना सही तो बोल नहीं है, एक मानना, ये अर्थ है, क्या है। अब मैंने बोला इसमें कुछ रेखाएं हैं, एक है खड़ी, दूसरी है पड़ी, तो पहले पड़ी वाली देख लेते हैं, पड़ी यानी लेटी हुई, ऐसी रेखाएं हैं, कैसी, पड़ी ऐसी, बहुत सारी है, कितनी है 180, 180, कितनी है 180। अच्छा, जो पड़ी रेखा है, उन पड़ी रेखाओं में से एक प्रमुख पड़ी रेखा है, प्रमुख मतलब मैन, क्यों मैन है, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है, समझना गहराई से, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है, उसका नाम है भूमध्य रेखा, इसी को हम विषुवत रेखा कह देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं इक्वेटर, इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, इक्वेटर, क्या बोलेंगे, इक्वेटर, ठीक है, तीन नाम इसके, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर, तीन नाम है, कौन सी, मुख्य अक्षांश रेखा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, मुख्य अक्षांश रेखा जो है उसको पृथ्वी को, उस मुख्य अक्षांश रेखा के कारण पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, कितने भागों में, दो, इसने यहां से बोला ऊपर का हिस्सा, यहां से बोला नीचे का हिस्सा, ये सीमा। अच्छा, और हमने टॉप वाले को मान लिया एन और इधर एस, मींस नॉर्थ साउथ, क्लियर है। अच्छा, उत्तर दक्षिण, तो इस रेखा के ऊपर जितनी भी रेखा होंगी, क्या होंगी, जितनी भी रेखाएं होंगी उनके सामने शब्द यूज किया जाएगा उत्तरी अक्षांश, क्या कहा जाएगा, उत्तरी अक्षांश, दो शब्द हैं, एक उत्तरी दूसरा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उत्तर में किसके उत्तर में, जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है इसके उत्तर में, इसके उत्तर में, आ रही समझ में, इसके उत्तर में जितनी ऊपर रेखाएं होंगी उनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। इसलिए तो हम जब भारत का विभाजन, भारत का भौगोलिक पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत पे आएंगे तो हम बोलेंगे भारत का विस्तार, भौगोलिक विस्तार, ठीक है। तो कहां से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यहां से पढ़ेंगे उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जितनी लाइन है, किसके, इसके नीचे, ये क्या है, दक्षिणी अक्षांश, क्या है, दक्षिणी अक्षांश, क्यों है दक्षिणी अक्षांश, हाँ, दक्षिण का मतलब होता है साउथ, ये साउथ, और अक्षांश मतलब रेखाएं, कहां से ले रहे हैं हम, यहां से दक्षिण, समझ रहे नहीं, इक्वेटर्स, क्लियर है, दो शब्द आगे समझ रहे, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश, हो गया। अच्छा, अब मैं इनको थोड़ा साफ करूंगा, फिर हम दोबारा देखेंगे इसको, उत्तरी अक्षांश हो गया, ओके, दक्षिणी अक्षांश। अब हमने पृथ्वी को इस तरफ मान लिया है ईस्ट, क्या मान लिया है, ईस्ट, और इस तरफ मान लिया वेस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कुछ खड़ी रेखा है, कुछ पड़ी रेखा है, तो पड़ी तो हमने देख ली, पड़ी को क्या कहते हैं, अक्षांश, क्या कहते हैं, अक्षांश, ओके। कुछ खड़ी रेखाएं कितनी है, वो भी 180 है, उन खड़ी रेखाओं में से एक प्रमुख खड़ी रेखा है, क्या, एक प्रमुख खड़ी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ रही है, ठीक है। ध्रुव पे मत जाओ, बिल्कुल सिंपल इजी में समझो, इस मैथमेटिक्स को समझ गए तो आगे ज्योग्राफी वैसे ही समझ जाओगे। ये जो खड़ी रेखा है, प्रमुख खड़ी रेखा, मैन, मुख्य खड़ी रेखा है, ठीक है। अच्छा, कुछ रेखाएं इसके इस तरफ है, कुछ रेखाएं इस तरफ, ये बीचों बीच है। इस प्रमुख खड़ी रेखा ने पृथ्वी को खड़े में काट दिया, पहले कैसे काटा था, आड़े में, अब कैसा काट रहे हैं, खड़े में, क्लियर है, ओके। तो इसके यहां पर कुछ रेखाएं हैं, इसके यहां पर ये एक प्रमुख खड़ी रेखा है, और इसके कुछ रेखाएं बाएं हैं, कुछ दाएं, तो बाएं वाली कहाएंगे वेस्ट, क्या बोलेंगे, वेस्ट, पश्चिमी देशांतर, क्यों कहेंगे, क्योंकि खड़ी रेखा को हम बोल रहे हैं देशांतर, जितनी भी खड़ी रेखाएं उनको कहते हैं देशांतर, उनमें से एक प्रमुख देशांतर, जैसे हमने पढ़ा था 0 डिग्री देशांत, 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा, ऐसे ही जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं उनमें से एक प्रमुख रेखा है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री, 0 का मतलब होता है शून्य,
अब इसके यहाँ वाली रेखा हो जाएंगी पश्चिमी देशांतर और यहाँ वाली हो जाएंगी पूर्वी देशांतर। इस बीच की रेखा की यहाँ वाली हो जाएंगी पूर्वी देशांतर। तो जब आप भारत का विस्तार पढ़ोगे, भौगोलिक विस्तार, तो देखोगे भारत का भौगोलिक विस्तार कितने डिग्री से शुरू है? 26 डिग्री से। और हाँ 23.5 डिग्री। अच्छा, वो तो अच्छा। हाँ 68 डिग्री और 97 डिग्री 25 डिग्री। क्या शब्द यूज करते हैं? पढ़ेंगे, हम आगे जाएंगे पढ़ेंगे, ठीक है। सब क्या यूज करते हैं? पूर्वी देशांतर। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों? क्योंकि यहाँ है भारत। कहाँ है? यहाँ पूर्व में। और देशांतर मतलब खड़ी रेखा, समझ रहे? यहाँ पश्चिम। क्लियर है? एक सिद्धांत। दूसरी बात याद रखना, क्योंकि सूरज कहाँ है? पूर्व में है। हम बोलते हैं पूर्व से सूरज उगता है, बोलते हैं सूरज यहाँ ईस्ट में। अब सूरज का प्रकाश आता है, ऐसा आता है, ध्यान देना। सबसे पहले किस लाइन पे आएगा? इस पे आएगा, नहीं आएगा? फिर आएगा इस पे, फिर आएगा इस पे, फिर आएगा इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। समझ रहे? इसका मतलब है हर देश में अलग अलग समय पर सूर्योदय होगा, होगा नहीं होगा? हर देश में अलग अलग समय पर सूर्योदय होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूरज पूर्व में है और प्रकाश सीधा जा रहा है। समझ गए स्टोरी को? अच्छा, हर देश में अलग अलग सूर्योदय होगा, तो भैया टाइम तो फिर हर देश में अलग अलग होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना? होता है ना? होता नहीं होता? हर एक देश का अलग अलग टाइम इसीलिए है। लेकिन कहां से पहले हो रहा है? समझ रहे नहीं? मैं बोलूंगा एक देश ये है, एक देश ये है, और एक ये है, एक ये है, 3 देश हो गए। अब बोले भैया इस देश में, इस देश से पहले सूर्योदय हो रहा है, लेकिन कितने पहले हो रहा है? कितने पहले हो रहा है? तो वो लाइंस को गिनी जाएगा। अगर मैं बताऊंगा कैसे गिनते हैं, समझ रहे नहीं? तो कहां से माना है? यहां बीच की रेखा को माना 0। जब यहां पे प्रकाश हो जाएगा तो माना जाएगा 0, प्रकाश सूर्योदय हो गया, ठीक है। अब जितने देशों में यहां से पहले होगा उनमें क्या बोलेंगे? पहले हो गया। क्या बोलेंगे? पहले हो गया। और पहले हो गया तो हम एक प्लस का निशान लगा देते हैं। क्लियर है? और इस लाइन को बोल देते हैं हम ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। एक्चुअली इसका नाम देशांतर, जेनेटिकली देशांतर है, लेकिन जब हम उजाले के, दिन के या प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में करें, सूर्योदय के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो इसको बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। मीन टाइम यहां से लिया जाता है। संपूर्ण विश्व का टाइम कहां से लिया जाता है? यहां से। क्लियर है? अब इस रेखा से पहले उदय होने वाले देशों में प्लस में चलेंगे, इस रेखा से माइनस में चलेंगे। तो हम देखते हैं कि जापान में 7 घंटा पहले सूरज निकल जाता है, क्योंकि जापान कहाँ है? यहाँ है। तो जापान का क्या होता है? प्लस जीएमटी प्लस 7, जीएमटी प्लस 7, ठीक है। हमारा कितना? जीएमटी प्लस 5 मिनट 30 मिनट, सॉरी 5 घंटा 5.5 घंटा राउंड अप में हम बोल देंगे। क्लियर है? क्योंकि इस लाइन से हमारे यहाँ 5.5 घंटा पहले सूर्योदय हो रहा है। आई समझ में? यहाँ तक कहानी समझ में आई? जहां तक नहीं आ रही तो बता देना, थोड़ा मैथमेटिक्स है, इतना भी नहीं है ये कोई महाभारत, लेकिन फिर भी आप अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसको डाउट होता, अभी तक पूरी क्लास में कोई डाउट किसी को? उस टाइम को प्लस कर देते होंगे ना? हाँ, बस मैं तुमसे पहले पहुंच रहा हूँ, तो पहले लिखने के बजाय मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अरे हमने एक फार्मूला बनाया था जब इतिहास पढ़ रहे थे, मैं बोला था नोट्स ऐसे बनाना, जो जीता उसके नाम के आगे प्लस लिख देना। बताया था? एससी वालों को बताया था, आपकी क्लास में बताया था? हाँ। और जो हार रहा है उसके नीचे कर देना माइनस, तो एक कोड वर्ड बन जाता है। तो ऐसे कोड वर्ड बना दिया भाई, एक ये लाइन, एक ये लाइन। इस लाइन पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है इस लाइन से 5 घंटा 30 मिनट पहले, तो क्या बोल देंगे हम? 5 घंटा 30 मिनट पहले। लंबा शब्द हो रहा है, हमने बोल दिया प्लस 5 घंटा 30 मिनट, बस हो गया। बस यही फार्मूला। क्लियर है? अब वो जो जीएमटी लाइन है, जो मुख्य जीएमटी लाइन है खड़ी वाली, वो कहां से निकल रही है? लंदन शहर। कहां से? लंदन शहर के पास, ठीक है। वापस चलते हैं। एक खड़ी लाइन है, एक पड़ी लाइन है। मैंने आपको बताया था ना, खड़ी लाइन एक नहीं है, बहुत सी 180 है, लेकिन हमें एक को पकड़ना है। कौन सी? एक प्रमुख खड़ी लाइन कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम जीएमटी पढ़ रहे थे अभी। सब साथ है, अभी तक कोई बिछड़ा तो नहीं है।
और एक है पड़ी लाइन जिसको हम पढ़ रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्लियर है? अब खड़ी और पड़ी दोनों क्रॉस हो रही कहीं, ठीक है। तो एक जगह है, उस जगह का नाम है गिनी की खाड़ी। क्या? गिनी की खाड़ी। एक देश है गिनी, अफ्रीका में। उस गिनी देश की खाड़ी, खाड़ी का मतलब क्या है इनको नहीं पता, वो बाद में समझोगे, पहले सिंपल समझ लो कि ये समुद्र है। जैसे हम देखते हैं ऐसी रचना बनती है कुछ भारत में, तो यहाँ इस एरिया को हम बोलते हैं वे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। क्या पढ़ते हैं? बंगाल की खाड़ी। और इधर बोलते हैं हिंद महासागर। ये पूरा का पूरा हिंद महासागर ही है, लेकिन हिंद महासागर का पानी यहाँ आकर सक्रिय जगह में घुस गया। कहाँ? सक्रिय जगह में। देख रहे हो सक्रिय जगह क्या है? यहाँ क्या है? बंगाल। ठीक है, तो हमने सक्रिय जगह को कह दिया खाड़ी। क्या बोल दिया? खाड़ी। और इंग्लिश में बोलते हैं वे। ठीक है, सक्रिय जगह को बोल दिया खाड़ी। और कहाँ की खाड़ी? बंगाल। क्लियर है? तो यहाँ भी अटलांटिक महासागर, कहाँ? गिनी के पास अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का पानी गिनी एक करके देश है, तो उस देश के कोने में ऐसा घुस गया। यहाँ क्या बन गई? खाड़ी बन गई। मैंने बोला महासागर का पानी जब सक्रिय रास्ते में चला जाए, सक्रिय जगह चला जाए, उसको बोल देते हैं खाड़ी। तो यहाँ भी महासागर अटलांटिक महासागर है। इस तरफ आप वर्ल्ड मैप हमने लगाया। कहाँ है अपने मैप? कहाँ है यार? रखे यार, मैप लगा दो आज लंच ब्रेक में। ठीक है, जो पानी है अटलांटिक महासागर का, वो एक देश है गिनी करके, उस देश के किनारे घुस गया, तो इस एरिया को बोल देते खाड़ी। ठीक है, आगे लिखेंगे हम क्या है, तो इसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी। तो याद रखना 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटती है। कहाँ काटती है? गिनी की खाड़ी में काटती है। मैं लिखाऊंगा अभी, अब प्रैक्टिकली चीजें हम समझ रहे हैं अभी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। हाँ, खड़ी और पड़ी, बिल्कुल सिंपल वे में याद करो आप। ज्यादा क्या करते हैं हम किताबी भाषा में याद करते जब हमें याद नहीं होता। तो ये मैं बना देता हूं लगभग पृथ्वी ऐसी है। वापस देखते हैं कैसी है। ऐसी है। इसको मैंने नाम क्या दिया था? भूमध्य रेखा। ये है क्या? मुख्य अक्षांश रेखा। जो पड़ी रेखाएं हैं उनको बोल देते हैं अक्षांश। लेकिन अक्षांशों में भी अब सारे स्टूडेंट हैं क्या? सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे अमित की अपनी विशेषताएं हैं, विकास की अपनी है ना, अभिषेक की अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है, आदित्य की अपनी विशेषताएं है ना। तो ऐसे इसकी अपनी विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच है। इसको हम बोल देते हैं भूमध्य रेखा। दूसरा नाम इसका विषुवत रेखा। तीसरा नाम है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। ओके, अच्छा, ये 0 डिग्री से कहां से गुजर रही है? 0 डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? कुल मिला के 0 लेवल है, तराजू का बराबर तराजू है। पृथ्वी को ये रेखा दोनों बराबर भागों में तोल रही है। क्लियर है यहां तक? ओके। इस रेखा के 23 डिग्री 30 मिनट ऊपर, कितने? 23 डिग्री 30 मिनट। ये डिग्री मिनट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप देखते हो पृथ्वी गोल है, और हमने बोला यहां से मैं वापस घूम के आ गया तो कितना घूम जाता हूँ? 360 डिग्री। इधर घूम गया तो 90 डिग्री। तो इसलिए पृथ्वी के संदर्भ में डिग्री को यूज हम कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, मिनट को क्यों कर रहे हैं? हाँ गुड, मिनट को क्यों कर रहे हैं? एक फार्मूला हमने बना दिया। देखो जैसे हम बोलते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम 1000 ग्राम। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना, बोलते हैं ना। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट है, हमने इस संदर्भ में देखे बोल रहे हैं एक डिग्री है। अब उस डिग्री का सबसे छोटा पैमाना भी तो लेना पड़ेगा नहीं? एक लाइन और 2 लाइन के बीच में 1 डिग्री का फर्क है, लेकिन 1 डिग्री कितने डिस्टेंस को कवर करती है? 111 किलोमीटर। अब मैंने बोल दिया भैया ठीक है, मैंने बोल दिया इस लाइन से इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको? तो क्या बोल दोगे? 1 डिग्री क्या बोल दोगे? सपोज ये लाइन है 10 डिग्री और ये लाइन है 11 डिग्री। अब कोई चीज इधर है, क्या बोलोगे? 10 डिग्री 15 मिनट, 10 डिग्री 10 मिनट। समझ रहे नहीं? हम बोलते हैं ना भाई 11:10। क्लियर है? तो डिग्री की छोटी इकाई क्या है? मिनट। ठीक है, आई समझ सबको?
तो ये क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट पर एक दूसरी अक्षांश रेखा है। ऐसे तो हर एक अक्षांश रेखाएं हैं, ऊपर ऊपर बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक प्रमुख अक्षांश रेखा फिर हो जाती है, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर है? कर्क रेखा इंग्लिश में बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, इसके ये ऊपर है, कहाँ है? ऊपर। एक रेखा इसके नीचे भी है, किसके नीचे? भूमध्य रेखा के। भूमध्य रेखा के नीचे भी एक रेखा है। भूमध्य रेखा के नीचे भी एक रेखा है, इसको भी हम, ये भी कितनी दूर है? 23 डिग्री। क्लियर है? 23 डिग्री 30 मिनट। इस रेखा को हम बोल देते हैं मकर रेखा। इंग्लिश में बोलेंगे कैप्रिकॉर्न। टॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्लियर है? ओके। ये तीनों रेखा हमने क्यों मानी? चौथी मान सकते थे, पांचवी मान सकते थे, लेकिन तीनों प्रमुख है। इसके अलावा दो और हैं, एक आर्कटिक व्रत, एक अंटार्कटिक। ठीक है, लेकिन उनका कोई खास महत्व नहीं है, तो उनको हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मुख्यतः हम इन तीनों रेखाओं को मानते हैं। लिख लिया ये सब? देख लिया? अच्छा, मुख्यतः हम तीन रेखाओं को मानते हैं। क्यों मानते हैं, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे ये कारण है कि यहाँ है सूरज। सूर्य वहीं तक जाता है। क्या है? सूरज। सूरज का यहाँ है बीच का क्षेत्र सूरज का। सूरज की ऊपर की अंतिम सीमा है ये लाइन, जिसको हमने नाम दिया कर्क रेखा। सूरज की सबसे नीचे की दक्षिणी सीमा है ये लाइन, जिसको हमने बोला मकर। ठीक है, तो सूरज बीच में है, बीच से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, ऐसा चलता रहता है सूरज। समझ रहे हैं? इसीलिए हमने तीनों रेखाओं को माना है, और ज्यादा रेखाओं को हमने ध्यान नहीं दिया। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल यहीं से साफ कर रहा हूं, मैं कर लूं? जी सर। वापस देखो, वापस देखना। मैंने बोला कि सूरज तीनों रेखाओं के बीच में एक मूवमेंट करता रहता है। क्या करता है? मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, ऊपर तक जाता है, फिर ऊपर से बीच में आता है, फिर बीच से नीचे जाता है, नीचे से फिर ऊपर आता है। ठीक है, कहने का मतलब एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, दो बार बीच में रहता है। समझ रहे नहीं? दो बार बीच में रहता है। तो दो बार बीच में कब रहता है? एक बार रहता है किसका फोन है? बोलो बोलो विकास। इसका इलाज नहीं है आपके पास खाने का। दो बार सूरज का मोशन हो रहा है, एक बार इधर बीच में, इधर, यानी कि दो बार बीच में आ रहा है। क्लियर है? दो बार बीच में। एक बार कब आ रहा है? 23 सितंबर है, सितंबर लेके चलते हैं। 23 सितंबर, 23 सितंबर। 23 सितंबर से फिर कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। ठीक है, 23 सितंबर को रहेगा भूमध्य रेखा के ऊपर। भूमध्य रेखा के ऊपर यहां आप देख रहे हो कि मैंने बीचों बीच लाइन के गोला बनाया है। गोला आधा इधर है, आधा इधर है, यानी कि सूरज बीचों बीच है। ये कब है? 23 मार्च। अब मैं इस कमरे के बीचों बीच में लाइट लगा दूं, कमरे के बीचों बीच में लाइट लगा दूं, तो दोनों जगह बराबर लाइट होगा? होगा नहीं होगा? बस इसी घटना को कहा जाता है, वो कौन सा समय है, जब कौन सी तिथि है जब दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो एक है 23 दिन और रात अभी बराबर हो रहे हैं। बल्ब मेरा कहाँ लगा है? बीच कमरे में। यहाँ बल्ब लगा है पृथ्वी के बीचों बीच। इधर भी इतना ही उजाला, इधर भी उतना ही उजाला। सूरज कहाँ है? बीचों बीच। इधर भी इतने उजाला, इधर भी। आई समझ में? बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। इसके बाद सूरज मोशन करते हुए जाता है नीचे। कहाँ जाता है? नीचे। और नीचे आने के लिए उसको समय लगता है 3 महीने। कितने? 3 महीने। तो 3 महीने बाद कितना समय आएगा? नहीं, 23 दिसंबर आना चाहिए।
23 सितंबर, 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, आना चाहिए नहीं? आना चाहिए नहीं? पहले बताओ, आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, 31 वाला हो जाता है। आप देखोगे कि 23 सितंबर के बाद आता है 23 सितंबर के बाद आएगा 23 सितंबर के बाद आता है महीने की तारीख। सितंबर कितने दिन का होता है? 30 का। और फिर आ जाता है अक्टूबर। अक्टूबर कितने का होता है? 21 का। और फिर आता है नवंबर, कितने दिन का होता है? 30 का। तो इसलिए वो एक दिन माइनस हो जाता है, समझ रहे नहीं? इसलिए हम इसको पढ़ते हैं 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को मैंने क्या किया, इस कमरे के यहाँ लाइट लगा दी। कहाँ लगाई? यहाँ। तो पीछे वो अंधेरा हो गया? हो गया नहीं? इसी प्रकार 22 दिसंबर को सूरज यहाँ हो गया। उजाला ज्यादा कहाँ होगा? अरे इस एरिया में होगा नहीं होगा? इधर अंधेरा हो जाएगा, समझे नहीं? तो इस घटना में क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है 22 दिसंबर को। इस पूरे एरिया में दिन बड़ा होने लगता है। कहाँ? कौन सा एरिया है? हमने पहले पढ़ा था नॉर्थ साउथ। तो ये कौन सा एरिया है? दक्षिणी, क्योंकि हम जीरो से लेकर के चल रहे हैं। जीरो के ऊपर उत्तरी, जीरो के नीचे दक्षिणी। जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी एरिया पूरा, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश हम बोल सकते हैं। वहां पर क्या हो जाएगा, दिन बड़ा हो जाएगा, दिन बड़ा हो जाएगा। और हमारे यहाँ क्या होगा, दिन छोटा हो जाएगा। तो आप देखते हो कि जनवरी में दिन छोटा होता है, दिसंबर में दिन छोटा होता है। एक घटना। दूसरी घटना क्या होगी कि सूरज में ऊष्मा है। क्या है? ऊष्मा। यानी कि सूरज जहां जाएगा उधर गर्मी देगा। अब गर्मी कहां देगा सूरज? दक्षिण में। उत्तर में क्या होगा? ठंड। पड़ रही है अभी ठंड? पड़ रही नहीं? ये घटना क्लियर है? ओके। अब सूरज अंतिम मैंने बोला था इस लाइन तक जाता है। अब इस लाइन से सूरज कहां चलना शुरू करेगा? इधर। सूरज इस लाइन से 22 दिसंबर के बाद से यहां चलना शुरू करता है। अब आप महसूस कर रहे हो कि दिन थोड़े बड़े होने लगे, है ना? ठंड थोड़ी कम होने लगी। हाँ, तो सूरज यहाँ चलना शुरू करता है। जैसे यहाँ चलना शुरू करता है, यहाँ दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ वापस आ जाता है। कब आ जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को ये वापस आ जाता है। अब क्या फिर एक दिन घट गया? हम तो 23 को लेकर चल रहे थे, लेकिन 21 मार्च। तो क्या हो रहा है यहाँ? 22 दिसंबर के बाद आता है 22 दिसंबर के बाद आता है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 31 का होता है। कितने का होता है? 31 दिन का। उसके बाद आती है जनवरी। जनवरी कितने दिन की होती है? 31। लेकिन उसके बाद आती है फरवरी। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 की। तो 2 महीने 31 वाले होगा, 1 महीने 28 वाला। तो इसलिए क्या किया हमने? एक दिन माइनस हुआ। समझ रहे नहीं? 21 मार्च को करेक्ट सूरज पहुंच जाता है दोबारा भूमध्य रेखा पर। अब क्या होगा? लाइट कमरे के फिर बीचों बीच लग गई। प्रकाश कहाँ होगा? बराबर। समझ रहे नहीं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसी डेट हैं जब पृथ्वी के दोनों अक्षांशों में दिन और रात समान होते हैं। समझ रहे हो? यहाँ 5 बजे उजाला होगा तो यहाँ भी होगा, यहाँ 5:30 बजे अंधेरा होगा तो यहाँ भी होगा। समझ रहे हो? को खुद देखो लग जाते। समझे नहीं भाई? समझ गए यहां तक? क्लियर है? 21 मार्च और 23 सितंबर क्लियर है? सब सहमत है यहां तक? आगे बढ़े। हाँ, अब 21 मार्च के बाद 21 मार्च के बाद हम देखते हैं कि 21 मार्च का समय, मार्च का महीना एक ऐसा मौसम होता है जब ना तो ठंड रहती ना गर्मी रहती, मजेदार मौसम होता है ना। फिर देखते हैं हम कि मार्च के बाद अप्रैल आइसक्रीम बिकनी शुरू हो जाती, गर्मी आनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि 21 मार्च के बाद फिर सूरज ऐसा बढ़ना शुरू हो जाता है। अप्रैल में पहुंच जाता है यहाँ, मई में पहुंच जाता है यहाँ, चलने लगती भयानक लू, और जून में पहुंच जाता है टॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर। कब पहुंच गया? 21 जून को। और अब क्या होगा? 21 जून में लाइट कहाँ लगा दी है मैंने? उस कमरे में। उजाला कहाँ होगा ज्यादा? वही। यहाँ क्या होगा? अंधेरा। तो 21 जून को पूरे के पूरे उत्तरी एरिया में, उत्तरी अक्षांश में, पूरे एरिया में गर्मी पड़ती। गर्मी का मतलब ये नहीं कि अब यूरोप में बोलोगे इधर तो लू नहीं चल रही। वहां का मौसम अलग, मतलब अन्य मौसम की तुलना में वहां गर्म हो जाता है। पूरा का पूरा उत्तरी अक्षांश गर्म हो जाता है। समझ रहे? उत्तरी अक्षांश तो गर्मी आ जाती है और दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा दिन इसलिए हम बोलते हैं 21 जून। कब है ये? उत्तरी अक्षांश में, पूरे पृथ्वी पर नहीं है,
पूरी पृथ्वी पर तो कभी कोई दिन बड़ा होता ही नहीं, यहाँ बड़ा होगा तो यहाँ छोटा हो जाएगा। पूरी पृथ्वी पर तो 2 डेटों में दिन और रात समान होते हैं। कब समान होते हैं? 23 सितंबर और 21 जून को सूरज करेक्ट कर्क रेखा पे चला गया। कहां चला गया? कर्क। भीषण गर्मी पड़ती है, समझ रहे? यहां तक क्लियर है? पीएससी ने यही सवाल पूछा था इस बार, बोले ग्रीष्मकालीन ऋतु में गर्मी बढ़ती है, मध्य प्रदेश के हिस्सों में गर्मी बढ़ती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। आधे लोग घूम गए, ये क्या बोल रहे हैं? शाम को कोटेल एकेडमी का बोर्ड बैठा था, वो डिस्कशन करने के लिए बड़े बड़े टाई वाई लगा के आए हैं, मैकाले वाले। वो बोलते हैं चूंकि सूरज पूर्व में है इसलिए गर्मी बढ़ेगी पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये हमने ये लगाया कॉन्सेप्ट कि भैया मध्य प्रदेश का उत्तरी एरिया भिंड है ना, ठीक है, ये वाला तो चूंकि कर्क रेखा यहां से निकली है तो सूर्य ऐसी ग्रीष्म गर्मी ऐसी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट से हम करें अभी, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, और वास्तव में सूरज तो ऐसा बढ़ रहा है भाई, जहां जहां मैं गर्मी लेके जाऊंगा, आग लेके जाऊंगा, उधर गर्मी बढ़ेगी। सिंपल सा। उनके बोर्ड को देख कर यार सर पर कर लिया, ये क्या बोल रहा है यार, कैसे हो सकता है ऐसा? 2-3 दिन सोचा, चौथे दिन आ गई आंसर शीट, ठीक है, हर बार ये सही। तो ऐसे मास्टर बैठे, कितनी फीस है क्वार्टरली की? 3 लाख से ऊपर है, ठीक है, 3,40,000 बोलते हैं, फिर होती सौदेबाजी, बोले ठीक है तो 3,20 दे, नहीं साहब चल 10 दे दे, चल पूरे 30 ही देते, 3 ही देते, ठीक है, समझ रहे नहीं? तो 21 जून को हो जाता है कर्क रेखा पर। अब क्या होगा? संपूर्ण क्षेत्र में गर्मी बढ़ेगी, होगी नहीं? अच्छा, वापस देखते हैं। 21 जून को कर्क रेखा से पहले, ये पूरा समझे नहीं? ओके, इससे संबंधित एक चीज और देख लो, फिर आगे देखना। क्योंकि आप देख रहे हैं इस तीनों लाइंस के बीच में सूर्य का मोशन हो रहा है, सूर्य का मोशन 3 लाइनों के बीच में हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, तकरीबन तीनों के बीच में रह रहा है। तो तीनों के बीच में कभी ना कभी गर्मी पड़ रही, नहीं पड़ रही है? इधर गर्मी पड़ रही 22 दिसंबर को, इधर गर्मी पड़ रही 21 जून को। तो इस पूरे के पूरे एरिया को हम एक नाम दे देते हैं उष्ण कटिबंध। क्या नाम दे देते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब होता है गर्मी और कटिबंध का मतलब होता है, ठीक है, क्लियर है? उष्ण कटिबंध, ठीक है, यहां तक आ गए समझ में? ओके। अब यहीं से एक सिद्धांत बन जाता है आपका मानसून वाला। कौन सा? मानसून वाला। कि क्यों जून में बरसात होनी शुरू हो जाती है? केरल में मानसून कब आ जाता है? दिसंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, जुलाई में हमारे सर, थैंक यू। 1 जून हमारे यहाँ कब आता है? 15 जून। क्यों 15 दिन लग जाते हैं? क्योंकि हम केरल से दूर हैं। तो आपने देखा, वापस देखो, ये चीज समझ गए भाई, कब हमारे यहाँ बड़ा दिन है, छोटा दिन है? चलो, क्यों इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं, समझ गए? अब देखो क्यों बारिश आती। देखो, हम देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? मध्य से गुजर रही है। ऐसा बता देता हूं मैं, मध्य से गुजर रही है, ये मध्य, बीचों बीच मध्य प्रदेश के 14 जिला और भारत के 8 राज्यों के मध्य से गुजरती है। अब यानी कि कभी ना कभी सूरज यहां रहा होगा नहीं, और कभी ना कभी यहां भी रहा होगा, क्योंकि हम कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। ये अंतिम पॉइंट हमारा, कैप क्या बोल रहे हैं? कौन सा? कैप। तो कभी सूरज यहां भी रहा होगा नहीं? यहां क्या है? यहाँ? हिंद महासागर। जोर से बोलो, क्या है? है नहीं? महासागर का मतलब क्या? पानी होगा, बिल्कुल। अब ये पानी है, इस पानी में गर्मी होगी तो क्या होगा? वेपोरेट होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। तो ये पानी यहाँ पर मार्च के महीने के बाद से ही गर्म होना शुरू होता है और अप्रैल से ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और मई तक बहुत ज्यादा पानी ऊपर उठ जाता है। कब तक? मई तक, समझ रहे? मई तक ऊपर उठ गया, ऊपर चला, ऊपर घूम रहा है पानी। अब यहाँ से क्या हो रहा है? ये 21 जून को हमने देखा कि यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही क्योंकि सूरज आ गया। अब इस भीषण गर्मी में हवाएं कैसी होगी? गर्म। कैसी होगी? गर्म। और गर्म हवाएं कहां जाएंगी? ऊपर जाएंगी।
कहां जाएंगी? ऊपर। ये जो गर्म हवा है इस क्षेत्र की ये ऊपर चली गई। अब यहां क्या हो गया? लो प्रेशर होगा नहीं। मैंने वो सिद्धांत बताया था आपको कि हवा डालने की मशीन देखी है, एक टायर देखा है मोटरसाइकिल का, पाइप लगाते ही ऐसे आती है, उल्टी क्यों नहीं होती? टायर से उसमें क्यों नहीं आती? क्योंकि इधर है लो प्रेशर, इधर है। तो हवा हमेशा लो प्रेशर से उच्च हाई प्रेशर की तरफ, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सिद्धांत क्लियर है? वापस चलो यहाँ। इस क्षेत्र में 21 जून के बाद हवाएं हो गई गर्म। क्या हो गई? गर्म। हवा कहाँ गई? ऊपर। अब यहाँ हवा है? नहीं है, हवा नहीं है। अब यहाँ क्या है? यहाँ की अपेक्षा यहाँ टेम्परेचर कम है। क्यों है? क्योंकि सूरज यहाँ है, समझ रहे? तो यहाँ हवा एक तो टेम्परेचर कम है, दूसरी हवाएं भारी हैं। क्यों? पानी लेके भरी। क्या होगा? ये हवाएं यहाँ आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर। तो आप देखते हो कि जून के महीने में भयानक आंधियां चलनी शुरू हो जाती हैं, पेड़ उखड़ते हैं, बारिश होती है, होती? सिद्धांत समझ गए नहीं? इसीलिए अब चूंकि यहाँ से शुरुआत हो जाती केरल से, 21 जून को यहाँ, 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज पहुंचता है। उससे पहले केरल के एरिया में बहुत गर्मी हो चुकी होती है, और जब 21 जून को सूरज यहाँ पहुंचता है तो केरल के यहाँ अच्छा खासा गर्म, मतलब यहाँ की अपेक्षा मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो ये हवाएं हैं जून में, ये इस एरिया में प्रवेश कर जाती है। कहाँ? यहाँ। और हवाएं अपने साथ क्या लाएंगी? क्यों लाएंगी? वेपोरेट हुआ पानी, पानी वेपोरेट हो गया। अबे तो ऊपर टंगी कोई चीज, हवा आई उसको उड़ा के ले आई, तो ये हवा इधर आ रही है। क्यों आ रही है यहाँ? क्योंकि इधर लो प्रेशर। समझे नहीं? अरे प्रैक्टिकल चीज समझे नहीं? मानसून क्यों आए? इस सिद्धांत को आप याद रखना। आप कहीं पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। मानसून कैसे आता है, क्या होता है, बारिश कैसे, समझे? क्यों हमें ये डेटा 21 जून को सूरज आ रहा है, गर्मी हमारे यहाँ मई में ही क्यों पड़ रही? समझ रहे? एक बार और गर्मी पड़ती है, आपने देखा होगा सितंबर में पड़ती गई, ऐसे मारते रहते पसीना, है ना, चिपचिपी गर्मी। वो क्या पड़ती है? क्योंकि सूरज जब फ्रंट लौटना शुरू हो जाता है फिर हमारे ऊपर रहता है। ठीक है, चलो किस किस को समझ में आया? हाँ चलो गुड। अगर नहीं आया तो इस चैप्टर को दोबारा हम देखेंगे, 3 बार देखेंगे, लेकिन आपको आना चाहिए समझ। ठीक है, तो एक चैप्टर में हमने देखा है मून, चंद्रमा को, और दूसरी हमारी क्लास थी साथ में चली अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। वापस वो कंक्लूज करते हैं। अक्षांश रेखा क्या है? पड़ी हुई, अपनी भाषा में आप रखो, पड़ी हुई रेखाओं की संख्या 180। उनमें से एक प्रमुख पड़ी है, प्रमुख पड़ी वो है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री।